हेलो फ्रेंड्स, अगर इस बार आप माध्यमिक स्कूल परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो उसके लिए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको वीपीआई प्रश्न हैं। और इसमें आपको कुछ नियम हैं, उसको हम पढ़कर आपको बता देते हैं। और ये साइंस की परीक्षा जो कि 21 फरवरी को होने वाली है, 21 फरवरी 2025, उसका प्रश्न पत्र आपके सामने वायरल है। अब इसमें कोई क्या है कि इसमें 80 प्रश्न के जवाब देने होते हैं और बाकी 20 नंबरों की प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। तो यहाँ पर विषय कोड इसका हो गया 112। साइंस का विषय कोड 112 है और कुल प्रश्नों की संख्या 110 होती है। 100 नंबरों के 80 नंबरों के 110 प्रश्न हैं, जिसमें 80, 24 और 6। तो 80 प्रश्नों में आपको 40 प्रश्नों के जवाब ऑब्जेक्टिव में देने हैं, 24 प्रश्न में लघु उत्तरीय होंगे जिसका 12 जवाब देने हैं, और 6 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे जिसमें 3 के जवाब आपको देने हैं। आपको कुल समय सीमा 2 घंटे 45 मिनट निर्धारित की गई है। आगे कहता है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न संख्या जरूर लिखें। क्रमांक लिख करके आप बना सकते हैं, खंड देने की आवश्यकता नहीं है। खाली क्रमांक संख्या आप 110 तक किसी भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो 1 to 110 कर सकते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें और दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। विद्यार्थियों को कई बार ये रहता है कि अगर मतलब जीव विज्ञान या भौतिकी या रसायन की प्रश्न बना रहे हैं, तो आप कोई भी प्रश्न बना रहे हों, आप 1 से 110 सवाल के जवाब में आप नंबर लिखकर दे सकते हैं। आगे कहता है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। और पचमा कहता है कि ये खंड अ और खंड ब में है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें से खंड अ ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 80 है और जवाब आपको 40 प्रश्नों के देने हैं। उसके बाद खंड ब हो गया लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर वगैरह नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, इस बात का भी आपको बेहद ध्यान देना है। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों की शुरुआत कर लें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव इसमें कहता है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनमें से 40 के जवाब आपको देने हैं। ओएमआर पत्रक मिलेगा जिसमें से आपको उस पर कलर करना है। तो 40 प्रश्नों के जवाब आपके देने हैं 80 प्रश्नों में। पहला सवाल लेकर हम शुरू करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनेगा? प्रकाश के सामने रुकावट रखने पर छाया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो समतल दर्पणों की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो ये अपसारी लेंस हो गया आपको अवतल लेंस और अभिसारी लेंस हो गया आपको उत्तल लेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपसारी लेंस अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न समान या आपको दोनों है? तो ये आपको प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक आपको सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। 7वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ आपको हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, तो सदैव आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग होना प्रकाश के परिकिरणन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, हरा, नीला या इनमें से सभी? तो लाल, हरा, नीला ये तीनों ही प्रकाश के प्राथमिक वर्णक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही होने में कौन उत्तरदायी है? तो आपको कॉर्निया। नेक्स्ट 12वां नंबर सवाल कहता है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए
किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि के लिए लेंस। तो दूरदृष्टि के उपचार के लिए आपको 3 प्रकार के रोग हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और निकट में अवतल और जरा दूरदृष्टि में बाइफोकल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 नंबर सवाल का, उत्तल लेंस। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? कितना देर तक प्रकाश की किरणें आंखों पर रह पाती हैं? तो 10 सेकेंड, 1 बटा इसमें 10 सेकेंड, आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल बटा सेकेंड स्क्वायर या जूल सेकेंड? तो ये आपको जूल सेकेंड। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 10 यूनिट। 16 नंबर सवाल क्या कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वोल्ट जूल वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको वाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1 किलो वाट प्रति घंटा बराबर है 3.6 गुना 10 पर पावर जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 18वां नंबर सवाल कहता है कि दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ के अंगूठे या अंगुष्ठ के नियम को प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने ये प्रतिपादित किया था, क्योंकि आपको फ्लेमिंग ने बाम हस्त नियम और दाएं हस्त का नियम दिया था, अंगुष्ठ का नियम मैक्सवेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ। 19वां नंबर सवाल कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है, उसमें यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलेंगे हम लोग। 20वां नंबर सवाल कहता है कि 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है कितना? तो 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है 10 पर पावर -6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर सवाल कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए पार्श्व क्रम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ। सवाल नंबर 22 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की यानी विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए नाइक्रोम के तार का कुंडली बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 23वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी है? वैश्विक तापन के लिए CO2 उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलेंगे अब 24वां नंबर सवाल कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या सभी? यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25वां नंबर सवाल कि सूर्य तथा अन्य तारों के द्वारा ऊर्जा का विशाल ऊर्जा का स्रोत जो उत्सर्जित होता है वो क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु होता है, जबकि सूर्य नाभिकीय हाइड्रोजन के संलयन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। 26वां नंबर सवाल क्या कहता है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति या इनमें से सभी? तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्या कहता है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल, सौर, सूखा सेल या इनमें से सभी? तो खिलौनों में आपको सूखे सेल का व्यवहार किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल का जवाब आपका ऑप्शन सी, सूखा सेल, ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। 28वां नंबर सवाल क्या कहता है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 29वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ZnO + C रिएक्शन Zn + CO। तो ये ZnO अपचयित हो रहा है कि कार्बन अपचयित हो रहा है? तो इसमें कार्बन अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आगे। 30वां नंबर सवाल कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने पर आपको हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ होता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो चूना जल को दूधिया करने वाली गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaCO3, CaOH2। तो बुझा हुआ चूना आपको कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
33वां नंबर कहता है कि दंत मंजन में प्रायः क्या प्रयोग होता है, कैसा होता है, अम्लीय क्षारीय। तो ये दंत मंजन जो होते हैं क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक, लैक्टिक। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल का गुण पाया जाता है। 35वां नंबर सवाल कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपको 10.5 होता है क्योंकि ये क्षारीय है। नेक्स्ट नंबर चलेंगे 36वां नंबर सवाल कहता है कि बॉक्साइट जस्ता का अयस्क है, बॉक्साइट, सिनेबार, सोडियम क्लोराइड या जिंक ब्लेंड। तो जस्ता का अयस्क आपको जिंक ब्लेंड है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या कहता है तो ऐसा धातु जो सिर्फ अम्लाज में ही घुलता है वह है आपको सोना, एयू सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां नंबर सवाल कहता है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, CaCl2, CaCl2, CO2, KCl या HCN। तो आयनिक यौगिक नहीं है आपको KCl। 39वां नंबर सवाल क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की हीलियम गैस है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम गैस आपको अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यहाँ पर हीरा हो गया, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। 41वां नंबर सवाल क्या कहता है कि बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6, बेंजीन का अणुसूत्र हो गया C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां नंबर सवाल क्या कहता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच त्रिआबंध, द्विआबंध, एक आबंध या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आपको एकल आबंध का निर्माण होता है, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां नंबर कहता है कि चूना जल का रासायनिक नाम है। तो चूना जल का रासायनिक नाम आपको हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 45वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बनिक यौगिक हो गया C2H6, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। 46वां नंबर सवाल क्या कहता है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या मोल संख्या। तो मेंडलीफ ने अपने परमाणु द्रव्यमान पर आधारित नियम पर ये बनाया था। 43वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, मैग्नीशियम, सोडियम और रुबिडियम और लिथियम। तो आपको ये रुबिडियम आपको क्षार धातु नहीं है। 48वां नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य नहीं है, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन या बेरिलियम। तो इसमें हैलोजन समूह का सदस्य आपको बेरिलियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे जिंक की परमाणु संख्या कितनी है। तो जिंक की परमाणु संख्या आपको 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अधातु, धातु या मिश्र धातु। तो विद्युत ऋणात्मक आपको मिश्र धातु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। 51 राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। तो खेजरी गांव में महिलाओं ने जाने दी थी, जिसमें प्रमुख नाम अमृता देवी बिश्नोई का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, बढ़ती जनसंख्या है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी या इनमें से सभी। तो पर्यावरण को बचाने का ये तीनों ही उपाय बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। 54वां नंबर सवाल कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, यूरेनियम, प्लेटिनम, बिल्कुल यहाँ पर सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी है, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, C2H6CH4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मीथेन CH4 बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां कहता है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है यकृत में, अमाशय में, आंख में या अग्नाशय में। तो जठर ग्रंथियां आपको अमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा के पाचन में एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। तो ये आपको लाइपेज आपको वसा का पाचन में शामिल होता है। पित्त रस का रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 60 नंबर सवाल क्या कहता है कि पौधों में श्वसन होता है तना में, जड़ में, पत्तियों में, इनमें से सभी में। तो इनमें से सही सही है क्योंकि जड़ और पत्ती भी यहाँ पर ऑप्शन में है। तो हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो रात्रि में CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, दिन के समय O2। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर सवाल चलेंगे कि किण्वन के फलस्वरूप
कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप आपको 2 एटीपी का निर्माण हो पाता है। 63वां नंबर सवाल कहता है कि समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 120 mmHg। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन अंग पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। 65 नंबर सवाल क्या कहता है कि अस्थि क्या है? तो अस्थि एक प्रकार की कोशिका है। 66वां नंबर सवाल कहता है कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 67 नंबर कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। 68 नंबर सवाल है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपको पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। 69वां नंबर सवाल क्या कहता है? स्मरण शक्ति का केंद्र है मस्तिष्क का कौन अंग? तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है आपको डाइएन्सेफेलॉन। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो गया 70 सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 71वां नंबर सवाल कहता है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है केवल अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 72 नंबर सवाल क्या कहता है कि स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? तो स्वपरागन आपको उभयलिंगी पौधों में देखा जाता है। गर्भाशय के किस भाग में पूर्ण भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के आपको एंडोमेट्रियम भाग में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन सा भाग केवल पुरुषों में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 75वां नंबर सवाल कहता है कि आनुवंशिकता का पिता आपको ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ के पादरी थे? तो मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून में पादरी थे। 77वां नंबर सवाल कहता है कि इनमें कौन वर्गीकरण की सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इनमें से सबसे ऊपरी पायदान पर आपको जगत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, कवक, शैवाल। तो ये आपको कवक और जीवाणु दोनों हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही है यहाँ। 79वां नंबर सवाल कहता है मांसाहारी जीवों को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो मांसाहारी जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। खास श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो आपको इसमें 10% बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको सेक्शन ए खंड अ के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूरा समाप्त हुए। अब सेक्शन ब आपको लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 1 से 8 प्रश्न हैं जिनको 4 के जवाब आपको देने हैं। तो ये आपको भौतिकी से जुड़े प्रश्न हो गए। जिसमें कहता है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूसरा नंबर सवाल कहता है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है? नेक्स्ट सवाल कहता है 3 नंबर सवाल है कि फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा नंबर सवाल है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। आपको फ्लेमिंग के नियम है। उसके बाद 5वां नंबर सवाल है कि पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करते हैं कि क्या लाभ हैं? ये आपको जवाब देने हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उसके बाद 7वां नंबर सवाल है पवन ऊर्जा प्राप्त करने के फायदे और ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नेक्स्ट केमिस्ट्री दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इसके भौतिकी के। किरण आरेख की मदद से उत्तल अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। और 10वां नंबर सवाल है डायनेमो क्या है? इसके सिद्धांत और क्रिया का स्वच्छ चित्र के सहारे वर्णन करें। तो 2 में से आपको एक ही जवाब देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से जुड़े सवाल आपके सामने हैं। इसमें कहता है कि 11 से 18 लघु उत्तरीय जिनमें से आपको 4 प्रश्नों के जवाब। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न रसायन शास्त्र से जुड़े हैं जिनमें से 11 से 18 प्रश्न हैं। इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे जिसमें एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर निर्धारित हैं। तो आपको 8 नंबर रसायन शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है तो इनमें से आप 110 तक सवाल के जवाब आप दे सकते हैं। केवल आपको संख्या लिखना है। 11वां नंबर सवाल कहता है कि उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना है। सवाल नंबर 12 कहता है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? 13 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य के उदर में पेट में स्रावित होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य का पद्धति का वर्णन करें। और 14वां नंबर सवाल है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर सवाल संयोजन अभिक्रिया
को परिभाषित करें एवं ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी दें। ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। और 16वां नंबर सवाल है सिरका क्या है, इसके उपयोगों को बताएं। विनेगर या सिरका क्या है, उपयोग भी लिखना है। 17वां नंबर सवाल है कि स्टरीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाएं स्टरीकरण। और सवाल नंबर 18 है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। उसके बाद बारी आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है। इसमें लॉन्ग में 19 से 20 प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्नों का जवाब देने हैं। एक प्रश्न जवाब देने पर आपको 5 अंक निर्धारित इसमें किया गया है। 19वां नंबर सवाल है रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित इसका उत्तर आपको देना है। और सवाल नंबर 20 है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या असंख्य है। तो 19-20 में से किसी एक प्रश्न के जवाब आपको लिखने हैं। उसके बाद बारी आता है जीव विज्ञान बायोलॉजी के। इसमें से 21 से 28 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से 4 के जवाब आपको फिर देने हैं। 2 नंबर निर्धारित इसमें भी है। सवाल नंबर 21 कहता है कि अमाशय में पाचक रस की भूमिका का वर्णन करें। 22वां नंबर सवाल है मछली, केंचुआ, मच्छर और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। 23वां नंबर सवाल है मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है। 24वां नंबर सवाल है डायलिसिस का सिद्धांत लिखें। 25वां नंबर सवाल है तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या हैं। और 26वां नंबर सवाल है मनुष्य में सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 27वां नंबर सवाल है समजात एवं समरूप अंग कौन कौन है। क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो इसमें 28 सवाल लघु उत्तरीय हो गए। उसके बाद 29-30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से एक के जवाब आपको फिर देने हैं। 29वां नंबर सवाल हो गया कि गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो 80 ऑब्जेक्टिव और 30 लिखित प्रकार के प्रश्न, तो कुल 110 के प्रश्न देने हैं। विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि आप 1 से 110 किसी भी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो केवल नंबर लिखने की आवश्यकता है, खंड आप नहीं भी दर्शा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। आगे भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।